afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग. Good evening, sir. सर आप स्पॉटलाइट सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सबकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है. यस सर. हेलो सर. हेलो. हाँ भव्य, आ रही है अच्छे से. सर आप अपने आप को स्पॉटलाइट पे डाल दो ना. हेलो स्टूडेंट्स, सबको क्लियरली नजर आ रहा है बोर्ड? यस सर. यस. तो आप लोग 9 सीबीएसई में ना? यस सर. ठीक है. तो लास्ट टाइम सर ने क्या पढ़ाया था आपको? चैप्टर 4 सर स्पॉटलाइट कर दो ना. वो मंथ में हम कर देंगे. डोंट. यस. रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? क्लियरली विजिबल है सबको बोर्ड? सर. ओके. तो तुम लोगों ने लास्ट क्लास में 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी. हाँ सर. हाँ. तो अपन 4.3 का नंबर 4 से सर स्टार्ट हमने कर नहीं रहे किया हैं. था. सर 4.2 खत्म हुआ. हाँ, 4.2 अभी खत्म हुआ था. 4.2 खत्म नहीं हुआ था. खत्म हो गया था सर, पर 4.3 का स्टार्ट नहीं हुआ था. नहीं सर, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी है सर. क्वेश्चन 3 से बाकी.
क्वेश्चन 3 से बाकी है। हाँ, सर ने जितना मुझे पता है, सर ने मेरे को बोला है क्वेश्चन नंबर 4 से आपको कराना है। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 एंड 8 और एक्सरसाइज 4.4 ये अपन को करना है इतना। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सर आप अपना स्पॉटलाइट कर दो ना। सर आप अपना वीडियो स्पॉटलाइट फ्रॉम एवरीवन। नहीं करता है। मानसी मैम, सर पार्टिसिपेंट्स में जाके आप अपने आप पे टैप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, एक ऑप्शन आएगा स्पॉटलाइट फ्रॉम एवरीवन। लेकिन सर होस्ट नहीं है। पोस्ट मानसी मैम है, मानसी मैम सुनने कर देंगे, चलो वो। आप लोगों को विजिबल है ना? बस यस सर। यस सर। ठीक है, बस वो इतना काफी है अपने लिए। तो अभी देखो अपन एक्सरसाइज 4.3 सर 4.2 नहीं करेंगे? स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया है 4.3 भी। 4.2 हो गया। सिर्फ 4th ही बाकी है। 4.2 हो चुकी है बच्चों तुम्हारी। मेरे को सर ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर यहीं से तुम्हारा बाकी करना स्टार्ट करना है अभी। हाँ सर 4.3 और तुम्हारा इसी से बाकी है सिर्फ। और सर क्वेश्चन नंबर 5 भी हो कहाँ से गया है। बाकी है? सर क्वेश्चन नंबर 4 ही बाकी है 4.3 में। हाँ, तो अगर किसी में कुछ बाकी रह गया है पहले का तो डोंट वरी, वो तुमको करवा दिया जाएगा। अभी मैं सारे बच्चों को लगभग साथ में लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले का मुझे सर ने बोला है कि तुम लोग करा चुके हैं सर, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि the taxi fare in a city is as follows: for the first kilometer the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? आपको एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। उस कंडीशन में आपको ये बोला है हो गया, स्पॉटलाइट हो गया। चलो यस सर। हाँ, चलो अभी देखो तो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या दे दी, थोड़ा सा इसको समझना ध्यान से कि जैसे आपने क्या किया, एक टैक्सी बुक किया, ठीक है? तुम लोगों ने टैक्सी बुक किया, ये लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ थोड़ा आ रहा है। चलो तो देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्वेश्चन की कंडीशन को समझो ध्यान से, तब तक क्वेश्चन का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा एक इक्वेशन बनाना है आपको, और बहुत सिंपल सी इक्वेशन, बहुत सिंपल सी कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपने घर से एक टैक्सी बुक किया, आपके घर से आप कहीं जा रहे हो, ठीक है? तो आपने, मैं कंडीशन का जो क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि तुम अगर ऐसा करते हो तो क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने घर से स्टार्ट किया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके घर से, मान लो आपके घर से आपको स्कूल तक जाना है, ए टू बी आपको ट्रैवल करना है। ठीक है, ए टू बी ट्रैवल करते हो तो टैक्सी वाला आपको ऐसा बोलता है कि टैक्सी वाला, आप पूछते हो कि भाई फेयर कितना होगा, फेयर मींस किराया, किराया कितना होगा? तो वो किराया देखो बताता है, किस तरीके से बताता है वो ऐसा बोलता है कि जो भी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अभी तक आपको नहीं पता टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस कितना आपको नहीं पता। वो ये सब बोलता है कि फर्स्ट 1 किलोमीटर, मान लो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो वो ऐसा बोलता है, किसी को नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा हुआ, छोटा सा लिखा है, ऐसे मैंने ऐसे लिखा 1 किलोमीटर। ठीक है, अब नजर आ रहा होगा। तो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी ड्राइवर ऐसा बोल रहा है कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के
के मैं आपसे 8 रुपीज दूं, कितना लेगा वो? फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितना लेगा? 8 रुपीज। और बाकी जो भी डिस्टेंस है यहाँ, ये जितना भी डिस्टेंस, मतलब ये जितना भी रिमेनिंग डिस्टेंस है, उसके लिए वो कितना लेगा? ₹5 पर किलोमीटर चार्ज करेगा। मतलब यहाँ से इस पॉइंट, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस रिमेनिंग है, उस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए वो कितना चार्ज करेगा? ₹5 पर किलोमीटर। तो ये कुछ टैक्सी फेयर की कंडीशन उसने बता दी आपको। अब इसी कंडीशन का आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल के अंदर और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो करना स्टार्ट करें अपन। तो क्वेश्चन में ये कंडीशन समझ में आ गया क्या बोला हुआ है, और फेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो समझ में आ गया? यस सर। यस। तो अभी यहाँ देखो, हाँ, तो अभी यहाँ देखो कि अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कवर जो लेना है वो आपको लेना है, टोटल डिस्टेंस कवर मींस आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको लेना है x किलोमीटर। ठीक है, और टोटल फेयर मींस टोटल किराया जो आप फाइनली दोगे उसको, वो कितना दोगे? y रुपीस। ठीक है, तो अब इस x और y को ये जो टैक्सी फेयर की कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है और एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा तुमको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एक बार के लिए एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं कि तुमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं क्योंकि अपन को तो एक्स में फाइल लिखा है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि उसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो 10 किलोमीटर तुमने टोटल ट्रैवल किया, उसमें से स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर रहा होगा उसके लिए आप कितना पे करोगे? 8 रुपीज। 8 रुपीस पे करोगे। अब कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? 9 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? 9 9 किलोमीटर। किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है। तो अब कितना पे होगा? 9 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 45 ये तो कैसे क्या होगा? 9 into 5 होगा। यस 9 into 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऐसा बोला हुआ है कि जो उसके बाद का जो डिस्टेंस है उसके लिए 5 रुपीस पर किलोमीटर है। तो अब कितना हो गया ये? 45। 45। ठीक है, मींस अब आगे के 2 किलोमीटर के लिए 45। टोटल फेयर कितना हो गया? 45 plus 8 टोटल कितना हो गया? 8 प्लस 45 45 हो गया। तो दैट मींस कितना हो गया ये हमारे पास है? 53 53 रुपीस। मींस you have to pay 53 रुपीस। ठीक है, टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 53 रुपीस पे करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने क्या लिया? एग्जांपल, पर अपने पास में 10 तो है नहीं, कितना है? अभी यही चीज मेरे को x के साथ में करके बताता हूं। अब टोटल डिस्टेंस कितना अपने पास में? x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर। ये देखो लिख रखा है क्वेश्चन में, ऐसा बोल रहा है आपको x किलोमीटर लेना है। तो मुझे बताओ इसके अंदर भी जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसके लिए कितना हो जाएगा? 8 रुपीस। अब ये बाद वाली कंडीशन बता के दिखाओ। चलो, ये बाद में जो कंडीशन होगी अपने अभी किया एग्जांपल, जस्ट अपन ने अभी एक एग्जांपल किया। x minus 1 सर ये लिखना है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट किलोमीटर हो गया। अब पहली बात तो ये बताओ कि अब डिस्टेंस कितना बचा? x कितना minus डिस्टेंस बचा? x minus 1। अब मेरे पास डिस्टेंस बचा हुआ है x minus 1। क्यों? क्योंकि ये जो 1 किलोमीटर है, ये जो 1 लिखा हुआ मैंने, ये 1 किलोमीटर अपन यहाँ पर चल चुके हैं। ठीक है, तो इसका किराया अपन ने ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब मुझे बताओ फेयर कितना होगा? x minus 1 डिस्टेंस x minus 1 into 5
तो क्या होगा, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 into x minus 1 multiplied rupees. x minus 1 rupees। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम स्टार्टिंग की 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे और बाकी का जो भी डिस्टेंस होगा उसके लिए कितना पे करोगे, दैट इज 5 into x minus 1। तो मुझे सर, ये बताओ लिखना है। टोटल फेयर कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल फेयर। टोटल फेयर अपन को y लेना है, देखो टोटल फेयर टोटल y लेना है आपको, कितना हो जाएगा 8 plus 5x 8 plus minus 5 minus 1. minus 5. 8 plus 5x minus 1। सर ये तो क्या लिखना है। तुम्हारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई, Yes, sir. सर पता और आप चला ब्रैकेट कैसे में बनी सर ये इक्वेशन। लिखना है। बोलेंगे हाँ लिखना है, ये तो लिखना है, उसके बाद यहाँ से ये चीज भी लिख दो एक बार, ये चीज तुमको, ताकि तुम जब भी क्वेश्चन करने बैठो, खुद से करने बैठोगे तुमको समझ में आ सके, इसलिए ये चीज भी पढ़ ली। यहाँ तक एक बार लिख दो, इक्वेशन यहाँ तक बन गई। अभी अपन उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे, और एक बार इक्वेशन यहाँ तक। एग्जाम में हम थोड़ी ऐसा फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे तो नहीं, हाँ मैं कहाँ बोल रहा तुमको फ्लो चार्ट बनाना है, तुमको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट जस्ट आप अभी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ताकि घर पे जब वापस आप क्वेश्चन करने बैठोगे आपको समझ में आ सके, इसलिए फ्लो चार्ट बना। साइड में रफ में बना दो पहले, मतलब मेन जहाँ लिख रहे हो वहाँ नहीं, रफ में बना। तो सर इसमें तो y की वैल्यू आ गई, तो फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ तो अब बस ये y का इक्वेशन आ चुका, आप सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा और इसको सिंपलीफाई करेंगे ना। ये लिख लो पहले, ये लिख ले हो तो मुझे बताओ। लिख दिया। सर नहीं मुझे लिखा y सर। की वैल्यू का नहीं पता चला। y की वैल्यू, सर वो y की वैल्यू 8 plus 5x minus 1 कैसे आया वो नहीं पता चला। तो देखो वापस वही बात बोल रहा हूँ, ध्यान नहीं देते हो। देखो सर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 8 रुपीस हुआ। अरे देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, x किलोमीटर, उस x में से फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितना पे कर दिया तुमने, 8 रुपीस, और उसके बाद कितना डिस्टेंस बचा पहले तो वो निकालो। तो डिस्टेंस बचा अपने पास में x - 1 किलोमीटर, और उसके बाद में उसमें बोला हुआ है कि फर्स्ट 8 रुपीस पे करने के बाद में तुम जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तुमको कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ, ये समझ में आ रहा है तो 5 रुपीस पर किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस कितना बचा है, x - 1, और 1 किलोमीटर के लिए कितना, 5 रुपीस। तो फिर अपन क्या करेंगे, जैसा अपन 7 यूनिटरी मेथड जो नहीं पढ़ते, यूनिटरी मेथड अपन ने पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग किया कि भाई अगर डिस्टेंस इतना है और पर किलोमीटर के लिए रुपीस इतना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार तो आप एक पे ये करना है, एक बार ये पे करना है, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, मींस टोटल पे करना, मींस टोटल फेयर कितना हुआ, टोटल फेयर कितना है अपने पास में 5 रुपीस है, तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक बार तो 8 रुपीस और फिर उसके बाद में कितना रुपीस, दोनों को अपन ने प्लस करके लिखी। आप समझ में आई बात? यस सर। हाँ, घर पे खुद प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे आज के आज तो भूल जाओगे वापस। चलो नेक्स्ट से लिख दिया हो तो according to the question y equals to 8 plus 5x minus 1, y equals to 8 plus 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5x minus 5। अभी y equals to 8 minus 5 कितना हुआ, 3 हो गया, तो 5x plus 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसका ग्राफ बना सकते हो या नहीं बना सकते, पहले लिख लो यहाँ तक, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे। पहले यहाँ तक लिख लो कि अपन ने इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया, अब किस इक्वेशन का अपन ग्राफ बनाएंगे।
पहले फटाफट यहाँ तक लिख दो। रिटर्न सर। लिख दिया सर। रिटर्न सर। क्या हुआ? लिख दिया सर। लिख दिया। लिख दिया। चलो लिख दिया तो अभी ग्राफ बनाना स्टार्ट करो ना फिर। क्यों जल्दी ग्राफ बनाओ, तुम्हारे पास तो ग्राफ पेपर है, बोर्ड पे बनाना है। सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे, मेरी डायग्राम में बनाना है। ये लिखा मैंने सर x, ग्राफ ये पेपर लिखा में मैंने करना है y। क्या क्लास में? हाँ बना दो। यस, पहले x और y का टेबल बनाना है ऐसे, ठीक है। क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं वापस, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, यही था ना? अभी देखो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ? x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 5 0 plus 3 when x is equals to 0, तो y equals to आ जाएगा 0 plus 3 आ जाएगा। या फिर ये तो हो गया 3। तो x equals to 0 पे y equals to 3 आया। फिर उसके बाद में मैं अब x को ले रहा हूँ 1, x का ले रहा हूँ 1, तो x equals to 1, y equals to 5 1 plus 3 कितना आ जाएगा? 5 plus 3 that is equals to 8। x equals to 1 पे क्या किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर आप ये वैल्यू कहां से डाल रहे हो? किसी को है कोई कंफ्यूजन? नो सर। तुमने ऑलरेडी ग्राफ बनाना स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर दिया था ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ये वैल्यूज अपन अपने मन से रख रहे हैं 0 1। अब मैं एक वैल्यू और ले रहा हूँ, क्या लोगे एक वैल्यू और? 2। टू व्हाटएवर तुम जो चाहो ले सकते हो, मैं -1 ले रहा हूँ। किसका ले रहा हूँ? -1। तो -1 लेने से क्या हुआ? x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू 5 -1 प्लस 3, y इक्वल्स टू -5 प्लस 3, y इक्वल्स टू -। तो इसका मतलब आपका टेबल बन चुका है, अब आपको सिर्फ ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये सॉल्यूशन लिखो फटाफट से जिसने नहीं लिखे, फिर उसके बाद ग्राफ बनाना। लिख लिए? सॉल्यूशन लिख लिए? सर सर 1 मिनट। सिर्फ यही बिगाड़ रहा हूँ मैं, ऊपर वाला टेबल तो ऐसे भी वैसे भी बना हुआ है, ऊपर वाला टेबल तो भी काम का है। हो गया? यस सर। चलो अभी ग्राफ देखो, जिसने बना दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं बना वो देखो। मैं बहुत रफ ग्राफ बनेगा मेरा, ये बोर्ड पे बनाया उसके, आप लोग नोटबुक में स्केल और पेंसिल का यूज करके भी बनाओ या ग्राफ पेपर में बनाओ, और भी ज्यादा बेटर है, अच्छे से बनेगा, समझ में भी आएगा और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए। बाय एक्सेस this one is x bar, one, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2,
चलो अभी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट है 0,3। कहाँ आएगा 0,3 में आएगा 0,3 आएगा 3 पे y एक्सिस पर आएगा। फिर उसके बाद में 1,8 1,8 मींस ये तुम्हारा 8 और ये तुम्हारा 1। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद -2, -1 तो x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर -2 ये रहा। ठीक है, तो दिस वन इज -1/2। में एक लाइन थोड़ी टेढ़ी जा सकती है पर तुम लोग बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। ठीक है, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ। इन पॉइंट्स को नंबर लिख देना है यहाँ पर 1,8 0,3 दिस वन इज -1,-2। ठीक है, और हमेशा जब भी ये स्ट्रेट लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, मैं तो यहाँ बोर्ड पे बनाया सकता रफ बना हुआ है, नोटबुक में या ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट से निकल पास आउट होनी चाहिए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नाम इक्वेशन क्या है 5x + 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आके कंप्लीट। बना दिया, ग्राफ बना दिया? नो सर। जल्दी से ग्राफ बना दो। अपन को अभी 3 क्वेश्चन और करने के 6, 7 और 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन आज कर रहे हैं वो बिल्कुल तुम्हारे स्कूल के टीचर भी तुम्हारे एग्जाम पेपर में दे सकते हैं, और ट्यूशन में भी टेस्ट होगा तो इनमें से तो पक्की बात क्वेश्चन आने वाले। हो गया? अब आगे वाली इक्वेशंस इतनी हार्ड नहीं है। आगे वाली तीनों क्वेश्चंस की इक्वेशन बहुत छोटी-छोटी इक्वेशंस है। ये वाली थोड़ी इक्वेशन बनाना हार्ड था, अदरवाइज बाकी ये जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में तो इक्वेशन बना के दे रखी है। हो गया ये? यस सर, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है पहले देखो। if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the work graph the work done when the distance traveled by the body is first 2 unit and second is 0 unit. ये साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है उसमें साइंस का एक कॉन्सेप्ट बोला गया है। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, तुमने वर्क डन का वर्क डन करके कभी नाम सुना है? वर्क डन सुना होगा, 8th क्लास में सुना होगा वर्क डन। क्या सर? वर्क डन सुना है? वर्क डन, वर्क साइंस में वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं साइंस? किसी को पता है या नहीं पता है? नो नो सर। नहीं पता होगा, चलो देखो इधर। ऐसा हो, देखो आप अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, अगर तुम इस फोर्स को इधर से धक्का देते हो या इधर से खींचते हो, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन में आएगा। इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पड़ा था एक पॉइंट पर, अब मूव होकर कहाँ आ गया? इस पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया जब तुमने फोर्स लगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आ चुका है। तो यहाँ पर फोर्स तुमने F लगाया और मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने S डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? A से B तक S डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं भाई?
अपन वर्क डन का सिंपल सा वर्क का सिंपल सा मतलब क्या होता है? काम। हिंदी मीनिंग क्या होता है? काम करना, ठीक है। लेकिन साइंस के अंदर वर्क डन या काम को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं वर्क डन को? क्या बोलते हैं साइंस में? साइंस में वर्क डन को बोलते हैं वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस तुम इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक ले जाने में कितना काम कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो जितना तुमने फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको मूव कराने के लिए, और जितना डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। ये साइंस में वर्क डन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट ईयर तुम्हारा ये चैप्टर आएगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इस साल नहीं है कुछ ज्यादा। अभी यहाँ देखो, पर अपने को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि अगर तुम जितना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, ये उतना ज्यादा मूव करता रहेगा। भाई अगर मैं कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोर्स लगाता जाऊं, तो ये ऑब्जेक्ट आगे से आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता जा रहा है, तो वर्क डन क्या होता रहेगा? धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिए जा रहा हूं, तो वर्क डन जो होगा वो भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हो और वो मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है, और वो काम कितना होगा ये कैसे पता लग रहा है अपन को? इससे पता लग, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको छोड़ दो। अभी यहाँ पर इसी कंडीशन को अपन को क्या शो करना है? ग्राफिकली और मैथमेटिकल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन शो करना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन से इसको कैसे शो करोगे? क्वेश्चन में एक वैल्यू को फिक्स कर दिया। किस वैल्यू को? क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया अगर कंटिन्यूअसली 5 यूनिट फोर्स अगर तुम उस पे लगा रहे हो, कितना कंटिन्यूअसली फोर्स कितना लगा रहे हो? 5 यूनिट। तो वर्क डन कैसे वेरी करेगा? वर्क डन ऐसे वेरी करेगा कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तुम्हारे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये वाली एक वैल्यू याद रखो। कौन सी? W equals to F into S, और यहाँ पर फोर्स कितना है? F equals to 5 यूनिट। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो तुम कंटिन्यूअसली? 5 यूनिट। तो अब देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? अब ये इक्वेशन हो जाएगी W equals to 5 into डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो लेट अस अज्यूम वर्क डन को अपन W को अपन ले लेते हैं बाय, क्या ले लेते हैं अपन? W को अपन ले लेते हैं बाय, और डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं x, ठीक है। डिस्टेंस को अपन ने क्या ले लिया? x। तो बताओ मुझे इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 5 into s। मतलब मैं डायरेक्टली 5s लिख रहा हूं, दैट इज 5 into s। 5x। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को कुछ समझने में? भाई साइंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है कि वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उन्होंने बोल दिया, एक कंडीशन और डाल दी कि फोर्स जो लग रहा है कंटिन्यूअसली 5 मिनट लग रहा है, तो चलो फोर्स भी कंटिन्यूअसली 5 मिनट लगा दिए। अब ऐसा बोल दिया उन्होंने कि अब इस कंडीशन को ग्राफिकली मैथमेटिकली शो करो। तो अपन ने पहले क्या ले लिया? W को क्या ले लिया? y, और डिस्टेंस को क्या ले लिया? x। तो इक्वेशन क्या बन गई? 5 into 1, डिस्टेंस को x, y equals to 5x। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? नो सर।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पहले इसको एज इट इज लिख लो और उसके बाद में y = 5x का ग्राफ बनाओ जल्दी से। थोड़ा जल्दी करो, अपन को दोनों क्वेश्चन कॉल करना है, इसके बाद सिर्फ 20 मिनट बाकी क्लास खत्म होने, जल्दी करो थोड़ा। ये लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? लिख लिया ये? ठीक है, ये लिख लिया तो फटाफट ग्राफ बनाना चालू करो, ठीक है? यस, तो अपना इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है अपना y = 5x। ये अपना x ले लिया, ये अपने y ले लिया। तो सबसे पहले मैं x ले रहा हूँ 0, तो जब x = 0 लिया तो y = क्या आएगा? 5 × 0 दैट इज 0, y = 0, ठीक है? और अब x = मैं 1 ले रहा हूँ, x = 1 ले लिया मैंने, यहाँ पर ले देखो x = 1 लिया, y = कितना आएगा? 5 × 1 दैट इज 5, y आ गया 5, ठीक है? और क्या वैल्यू ले सकते हैं अपन? टू ले लेता हूं मैं, ठीक है? कोई बात नहीं, कहना है ना, कोई दिक्कत नहीं। x = 2 तो y = 5 × 2 दैट इज 10, ठीक है? तो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर देखो अपन को दो चीजें पूछ रखी। फर्स्ट ऐसा पूछा हुआ है कि जब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, जब अपने पास में डिस्टेंस किसको लिया अपन ने? x, तो यहाँ पर दो कंडीशन अपन को दे रखी है कि जब x अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तब वर्क डन कितना है, और जब डिस्टेंस 0 किलोमीटर है तब डिस्टेंस कितना है, वर्क डन कितना है। तो दोनों अपन को इस टेबल में पता चल रहा है। जैसे तो ग्राफिकली रीड करना था, बट अपन ने ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन सॉल्व करी, इसी में अपन को पता चल गया कि जब डिस्टेंस 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तब वर्क डन कितना था? 10 जूल था, ठीक है? जूल होते हैं वर्क डन की यूनिट, जूल वगैरह मत बोलो, सिर्फ सिंपल सा यूनिट बोलो कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट था तब वर्क डन 10 यूनिट था, और जब डिस्टेंस 0 यूनिट था तब वर्क डन कितना हो गया? वो भी 0 यूनिट था, ठीक है? ग्राफ बना रहे इसका। चलो ग्राफ बनाने के लिए पॉजिटिव साइड ही बनाना, कुछ तो एक इंपॉर्टेंट बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 8। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन है 0, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? 1,5, x पे 1 यहाँ पर, ठीक है? ये फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है? 2,10, मतलब ये यहाँ पर, ठीक है? ये तुम्हारा 2,10, ये 1,5, ये 0,0, ठीक है? तो इस लाइन को ऐसे डिस्प्ले, मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ा बने, बोर्ड पे बना रहा, इस तरीके से आएगा कुछ, ठीक है? कोई भी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो पॉइंट्स आप मिलाओगे इसमें बोर्ड में थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा होगा, टेढ़ा नजर आ रहा है,
ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनने वाली है, बिल्कुल भी कर्व नहीं बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए, बिल्कुल एक थोड़ा सा भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली लाइन उसी कोऑर्डिनेट से होकर पास आउट होनी चाहिए जो अपन ने यहाँ पर निकाली है। समझ में आ गई बात? सर हमने सिर्फ 2 ही क्यों लिए? कहाँ 2 लिए? देखो ना, एक तो 0,0, दूसरा 1,5 ले रहा और तीसरा 2,10 लगा ना, 3 पॉइंट लिए हमने, 2 सर नहीं मैंने लिए। 1 2 3 4 ले लिया तो चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पर ग्राफ ज्यादा बड़ा बन गया होगा ना, फिर 10 से भी ऊपर बड़ी वैल्यू आ सर गई मैंने होगी 1 यहाँ पे सेंटीमीटर तो। इज 5 यूनिट ले लिया। अच्छा ऐसा भी, हाँ चलेगा, स्केल ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। पर सारे कोई भी बड़े स्केल लो, कुछ भी लो, लाइन ऐसे ही करने हैं जो ओरिजिन से पास आउट हुई। हो गया सबका? यस यस सर। यस सर, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7 क्वेश्चन देखो। सेवन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? बहुत इजी क्वेश्चन है 7 तो। यामिनी एंड फातिमा are 2 students of class 9 of the school. Together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as ₹X and Y. Draw the graph of the same. देखो बच्चों, बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ऐसा बोला हुआ है यामिनी एंड फातिमा, 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 2 गर्ल्स हैं। इन दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया है? 100 रुपीस 100 कंट्रीब्यूट किया है। किसी का भी इंडिविजुअल नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोला हुआ है कि यामिनी ने इतना रुपया दिया, इतने रुपए पे किया या इतना रुपए कंट्रीब्यूट किया या फातिमा ने इतना रुपए कंट्रीब्यूट किया, ऐसा नहीं बोला है। दोनों का साथ में बोला हुआ है कि दोनों का, यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपीस कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको लीनियर इक्वेशन वेरिएबल बाय ग्राफ आपको शो करना है, ठीक है। तो अपन पहले लीनियर इक्वेशन बना ले। लेट अस अज्यूम x plus y is equal to 100. यस, तुम्हारे स्कूल में तुमको ऐसा बोलते होंगे पूरा लैंग्वेज लिखना है, आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, स्कूल में पूरा लैंग्वेज लिखो। लेट द, ऐसा लिखना है यहाँ पर, लेट द रुपीस contributed by Yamini be rupees x, ठीक है, इसमें ऐसा लिखो। और फिर सेम एज इट इज बाय फातिमा, फातिमा ने कैसा लिखा, ऐसा पूरा लैंग्वेज हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अपन ने नहीं लिखा, तुम लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, रुपीस y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? x plus y is equals to 100. y equals to 100. 100। समझ में आ गई बात? इतना सा ही क्वेश्चन है बस। अभी अपन को नहीं पता कि यामिनी ने कितना, यामिनी का अपन ने x मान लिया कि भाई यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया x और फातिमा ने कितना किया y, और दोनों का मिला के कितना हुआ 100। तो देखो दोनों का मिला के 100, बस इक्वेशन खत्म। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर दो। सिंपलीफाई मींस अब अपन को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अपन इसको इस तरीके से लिख देते हैं y = 100 - x, ठीक है। किसी को नहीं पता चला यहाँ तक मुझे बता दो।
पता चल गया सबको? यस सर। यस, पता चल गया तो फटाफट से इक्वेशन तुम्हारे सामने है, मुझे जल्दी से ग्राफ बना के दिखाओ। दिखा तो नहीं सकते पर बनाओ फटाफट। तो मैं भी बनाता हूँ। ये लिख लो फटाफट से, लिख लेना। दस मिनट बाकी है, अपन को 8 क्वेश्चन और खत्म करना है, 8 वाला करना ही है। चलो फटाफट मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, तुम लोग भी बनाओ, साथ साथ में बनाते रहो। ग्राफ बनाना तो आपको आ जाना चाहिए सब, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ग्राफ बनाने। y equals to 100 minus x, ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा y, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x equals to 0 ले रहा हूँ, x equals to 0 पर y equals to 100 minus x, so that is 100 minus 0, that is equals to 100, means x y equals to 100 आया। फिर मैं x equals to 50 ले रहा हूँ, x equals to 50 ले रहा हूँ, तो y equals to 100 minus 50, that is equals to 50, मतलब 50 आया। अब मैं थर्ड टाइम x equals to 100 ले रहा हूँ, x equals to 100 ले लिया, तो y equals to कितना आया, y equals to आया 100 minus 100, that is equals to 0। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई? अभी ग्राफ बनाओ। अभी ग्राफ में स्केल क्या लोगे? 10 की x is equals 50 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक है। 10 सर मिनट्स का 20 ग्राफ नहीं ले बनाना है। सकते, 50 नहीं ले सकते। 50 क्यों लोगे? 50 लोगे तो यहीं पे इतने में ग्राफ खत्म हो, इसलिए 10 का लो, ग्राफ थोड़ा अच्छे से बन जाएगा पूरा पेज। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बाय। चलो तो पहला पॉइंट 0,100 मींस यहाँ पर 0,100 यहाँ पर, फिर 50,50 कहाँ आएगा? ये रहा बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अभी 0,100 100,0 नीचे यहाँ, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो इस तरीके का ग्राफ दिखा, मेरा डेटा बनाने वाला है तो इस तरीके का। This is your x plus y equals 100, ठीक है। ये 50 हो गया। 1 मिनट। तुम लोगों को इतना लेट कैसे हो जाता है? तुम उसको परफेक्टली एकदम नोटबुक में बना रहे हो स्केल वगैरह यूज करके। चलो तो जल्दी एक क्वेश्चन अपन देखो, पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हो गया। इक्वेशन समझा देता हूं। इक्वेशन खुद से कर सकते हो, 8 क्वेश्चन इक्वेशन बनी हुई है ऑलरेडी। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। सर आप इक्वेशन करवा दो और हम ग्राफ होमवर्क हाँ में सर, कर हो गया। लेंगे। हाँ, इक्वेशन तो ऑलरेडी दी हुई है तो उसको कैसे यूज करना है वो बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सबका? हाँ सर।
सर मैंने 10 तो 20 ये हो 40 किया, गया चलेगा ना? हाँ 10 20 30 40 एज्यूम किया है, चलेगा ना? हाँ वैसे ही किया है मैंने। ऐसे नहीं सर, मैंने 0 50 100 की जगह 10 20 30 40 किया। क्या सर वो कह रही है x इज इक्वल्स टू 10 20 ऐसे किया है। अच्छा 10 यहाँ हाँ चलेगा कोई नहीं। ये जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखे हैं कि ये आपको जैसे अपन किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर किलोग्राम को ग्राम में, फिर उसी तरीके से कुछ लीटर को मिलीलीटर में या लीटर को मिलीलीटर में, ये कन्वर्जन यूनिट जो होती है ना, ये उस टाइप की इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या होता है कि इसमें अपन मेजर करते हैं टेम्परेचर। अब कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो टेम्परेचर मेजर करती है फ़ारेनहाइट कि भाई यहाँ का टेम्परेचर 0.5 फ़ारेनहाइट है या 100 फ़ारेनहाइट है या 80 फ़ारेनहाइट है, 60 फ़ारेनहाइट है, 30 फ़ारेनहाइट है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो इस तरीके से अपन फ़ारेनहाइट में कुछ कंट्रीज होती है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करती है और कुछ कंट्रीज जो होती है जैसे इंडिया हो गया, तो इंडिया में तुमने हमेशा सुना होगा न्यूज़ में कि डिग्री सेल्सियस की यूनिट में अपन मेजर करते हैं भाई अपना जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अपने जो एसीज में अपन टेम्परेचर कम करते हैं वो 18 19 28 25 ये सारे जो होते हैं वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है? तो ये जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के दोनों टेम्परेचर की यूनिट्स होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कन्वर्जन दे रखा है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा हो तो आप सेल्सियस में उसको बता सकते हो इस पर्टिकुलर ये जो इक्वेशन दे रखा है उसका यूज करके, और डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दे रखा है तो आप उसको फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में उसको बता सकते हो। तो कन्वर्जन कर रखा है, ठीक है? तो ये कन्वर्जन वाली इक्वेशन आपको ऑलरेडी बना के दी हुई है, ठीक है? तो अभी आपको इसको यूज कैसे करना है? यूज ऐसे करना है कि देखो भाई इक्वेशन दे रखी है फ़ारेनहाइट को आप बोल सकते हो 9/5 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 32, ये होता है कन्वर्जन। अगर मैंने जैसे बोला फॉर एग्जांपल कि आपको टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे पता हो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में अपन कैसे निकालेंगे? फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस की c की जगह क्या लिख लूंगा 10 into 10 प्लस 32, अच्छा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 9 to 18 प्लस 32 कितना हो गया? ये हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 50। समझ में आई बात? तो इस तरीके से कन्वर्जन यूनिट बना रखी है। तो इसको अपन को कैसे यूज करना है, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो अपन को क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis means you have to write Celsius डिग्री सेल्सियस को आपको x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है और डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको किस पे रिप्रेजेंट करना है y एक्सिस पर। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट कर लूं, रीराइट कैसे? x और y का यूज करके, भाई डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब y, तो यहां पर मैं लिख दूंगा इक्वेशन को बना रहा हूं आपके से y इक्वल्स टू 9/5 into डिग्री सेल्सियस x एक्सिस पर मींस x प्लस 20। समझ में आ गई बात? पता चल गया? यस सर। हाँ, अब क्या करोगे? तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, ठीक है? ग्राफ बनाना है तो जो ग्राफ अभी तक अपन करते हुए आते थे वैसे तो करना है कि अभी देखो एक वैल्यूज निकाल के बता देता हूं, जैसे x और y लिख दो यहाँ पर, ठीक है? सबसे पहले मैं x ले रहा हूँ 0 मींस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले रहा हूँ 0, तो y में कितना होगा? इधर सॉल्व करते y इक्वल्स टू 9/5 into 0 plus 32, that means y equals to 9/5 into 0, ये तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, कितना बचेगा?
32 इसमें 5 दैट मींस y में कितना आएगा ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से और क्या वैल्यूज ले सकते हो? थोड़ी इजी वैल्यू लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं 5। कितनी वैल्यू ले रहा हूं? डिग्री सेल्सियस में 5 वैल्यू ले रहा हूं। तो y कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू 9/5 into 5 plus 32। तो 5 to 5 कट गया, y कितना है 41 आया। अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर 41 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ मत करो, 4 की स्केल ले लो या 2 की स्केल ले लो, हो जाएंगे दोनों, 32 भी हो जाएगा 41 भी हो जाएगा। और अगर तुमको कुछ लेना है, एक वैल्यू और निकालनी, तो गलती से भी 10 मत ले लेना गलती से भी 10 मत ले लेना। क्यों? क्योंकि वैसे ले सकते हो, कुछ जरूरत नहीं है, 41 तक तो वैसे ही पहुंच चुके हैं। तो अगर 10 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 9 दूसरा, अभी अपन ने निकाला था वैसे, चलो 10 ही ले 50 लेते हैं आएगा, अपन। 50 आया था सर। फ़ारेनहाइट आ जाएगा 50 आएगा सर। ज्यादा नहीं, 9/5 into 10 plus 32, तो ये हो जाएगा दूसरा। तो आगे देखो यहाँ पर, नजर उधर नजर नहीं है, इधर नीचे देखो, ये हो जाएगा y equals to 9 to the 18 18 plus 32, तो y 50 equals to आ जाएगा। तो ये आएगा। तो देखो आई थिंक तुम 4 के यहाँ पर 4 y एक्सिस में कितने की स्केल ले सकते हो, 4 की स्केल ले सकते हो आराम से। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग तुम और थोड़ा इजी करने के लिए y की वैल्यूज और छोटी लाने के लिए इसमें नेगेटिव में वैल्यू ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं 5 ले लूं, मैं -5 भी ले सकता हूं। ठीक है, -5 ले लूंगा तो वैल्यू और कम हो जाएगी, समझ में आई बात? तो ये तो सिर्फ मेरा एग्जांपल, तो ये इस चीज का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, और उसके सर, बाद क्या करना है? 5th क्वेश्चन दिखाओ बोलो। ना, बाकी सब तो इजी है। सर थोड़ा साइड फिफ्थ क्वेश्चन में from the choices given below choose the equation whose graph are given in। सर वो आपको नहीं, multiple क्वेश्चन 8 का 5th। अच्छा इसका फिर this step we have made limiting same in the both Fahrenheit and Celsius। yes, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम, कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर y और x दोनों सेम हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा? ये निकाल दूं? वैसे तो क्लास खत्म हो चुकी है और मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, अब मैं बता देता हूं। बताओ ऐसी कोई वैल्यू है जिसके अंदर x और y दोनों सेम होंगे? पॉसिबल है, पर वो वैल्यू कैसे निकालोगे वो बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इक्वेशन में इस तरह चुका हो। अपन को क्या निकालना है? y इक्वल्स टू x बताना है। कुल मिला के क्या करना है कि y इक्वल्स टू x अपन को लेना है, मींस कि दोनों की वैल्यू सेम हो। तो मैं एक काम करूं, मैं एक काम करता हूं, y इक्वल्स टू 9/5, x की जगह भी 5 लिख रहा हूं। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो आपको ये बताना है, पूछा ये है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर x और y दोनों उस वैल्यू के बराबर है, क्या ऐसा है? तो अपन को डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज करना है। कैसे यूज करना है? अपन मान लेते हैं कि x और y हां सेम होते हैं, ऐसा मान लेना है, मींस x और y दोनों इक्वल है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो इक्वेशन x और y में दे रखी ना, यहाँ पर क्या लिख दोगे? यहाँ पर तुम y लिख दोगे, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी, मतलब वो वैल्यू y के लिए भी है x के लिए भी। समझ में आ गई बात? तो ये इक्वेशन सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर नहीं होता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में वापस करेंगे। ठीक है, वैसे तो हो जाएगा ऐसे कि y 9/5 है ना,
इसको सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल बन चुका है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, कोई y की वैल्यू x के लिए भी, तो ये तुम्हारे फिफ्थ का आंसर। चलो फटाफट से, चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और वापस से सारे क्वेश्चंस ट्राई करना घर पे बैठकर। बाय बाय सर। सर का होमवर्क क्या है? यही क्वेश्चन वापस रिपीट करने हैं। हेलो अच्छा लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? ब्लडी संडे वर्ल्ड वॉर 1। यस सर। अच्छा ब्लडी संडे वर्ल्ड वॉर 1। सर आपको क्या हुआ? हाँ 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 ओके, ब्लडी संडे एंड वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो किन किन के बीच में हुई थी? सर वर्ल्ड वॉर 1 एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था, और एक्सिस पावर को हम पॉवर कहते हैं, जिसमें से चीफ ऑफ को साइलेंट करना है, और एलाइड पावर का सर अरे वाह, तो तुम लोग भी मेरी लैंग्वेज बोलने लगे हो, सही है। चलो फिर तो कहाँ से बाकी था हमारा? रिफॉर्म्स आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से बाकी था। ये हमारा बाकी। रिफॉर्म्स आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद में ये बाकी था ना, या फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ही बाकी था हमारा? पढ़ा था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ये हो गया था सर। हाँ वही फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हो गया था सर। यस सर, अच्छा ये हो हुआ गया था था, फेब्रुअरी। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हो नहीं, गया, ये नहीं हुआ रिवॉल्यूशन था। हो गया था। ये बाकी है मेरे ख्याल से। हाँ सर, यहाँ से ये बाकी बाकी है। हाँ सर ये बाकी है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुए, उसके बाद में रिवॉल्यूशंस मतलब कि उस टाइम पे मैंने बोला था आपको कि मेंशेविक लोग जो थे वो मतलब कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उसका उस टाइम सर आप कहाँ पे पढ़ रहे हो? आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मेरी? सर शायद दिखाई एक दे पेज रही है नीचे, सर। दे दी है मेरे में शायद एक पेज नीचे देख रहे हैं, मतलब आप एक पेज नीचे दिखा रहे हो ऐसा। अच्छा मतलब ये रिफॉर्म्स आफ्टर रिवॉल्यूशन नहीं दिखा रहा है? सर वही दिखा रहा है। मेरे में तो नहीं दिखा रहा है सर। सर मैं रिजॉइन करता हूँ। हाँ हाँ रिजॉइन करो, रिजॉइन करो। आज तो रशिया को आजाद करके ही छोड़ना है अपने को, ठीक है?
कर लेंगे ना, बैठे रश्मि को कर लेंगे ना, चलो फिर। सर किसी का माइक ऑन है। हाँ अरे भाई जो भी माइक ऑन करके बैठा है वो कृपया करके अपना माइक बंद करे। ये सर अब दिख रहा है। चलो मैंने बंद कर दिया। ओके, रिफॉर्म्स आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। कौन से रिफॉर्म्स थे? तो सबसे पहला था आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट played an important role in the provisional government। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, जो जिसमें मेंशेविक पीपल्स जो थे वो काफी मेजॉरिटी में थे, ठीक है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन आ गया? आर्मी ऑफिशियल्स आ गए, लैंड ओनर्स आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, सारे लोग मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है। अब liberals as well as socialists worked together and elected government and abolished the restrictions on public meetings and associations। अब क्या हुआ, ये जो लिबरल्स थे, ठीक है, वो लोग सोशलिस्ट के साथ मिलके, ठीक है, मतलब दोनों सोशलिस्ट और लिबरल्स, इन लोगों, ये दोनों मिलके जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस जो थे, मतलब जो आगे जार ने लगाए थे, ठीक है, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस जो थे वो भी एबॉलिश कर दिए। अभी आपको पब्लिक मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है और कोई एसोसिएशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई है, वही सब कुछ काम करेगी। अब ये सारी चीजें हुई तो जो बोल्शेविक वाला जो था बंदा, कौन? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, वो बोल्शेविक का लीडर, उसको ऐसा लगा कि भाई ये तो मतलब कि धीरे धीरे सब कुछ बढ़ने लगा है। और एक्चुअली उस टाइम पे जार जो थे वो, पता है, आगे वो जो रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें ये लेनिन पीपल्स भी थे, ठीक है, तो वो रिवॉल्यूशन में जो लेनिन पीपल्स थे, मतलब मेंशेविक बोल्शेविक सब साथ में मिलके वो विंटर पैलेस पे गए थे। तो उस टाइम पे ये जो बंदा था व्लादिमीर लेनिन, इसको अरेस्ट कर लिया गया था और उसको एग्जाइल में भेज दिया गया था, मतलब दूसरी जगह पे भेज दिया गया था। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, लेनिन की एंट्री होती है, व्लादिमीर लेनिन की एंट्री होती है अप्रैल 1917 में। और वो बंदा क्या देखता है आके ही कि भाई बोल्शेविक लोगों को तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेंशेविक लोग आके बैठ गए हैं सीट पे, ठीक है। तो ही वांटेड द सोवियट्स टू टेक ओवर पावर एंड पुट फॉरवर्ड हिज अप्रैल थीसिस। अब उसने आके ही क्या सोचा कि जितने भी सोवियत यूनियंस हैं, जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, वो ऐसा सोच रहा था कि अभी जार तो निकल गया, तो जितने भी यहाँ के पीपल्स हैं जिन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, वो लोग जो हैं वही पावर पे आने चाहिए, ठीक है। और उसने एक थीसिस दी थी, अप्रैल में आया था और अप्रैल में ही उसने थीसिस दे दी थी। कौन सी थीसिस दी थी? कि सबसे पहला था वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, वॉर जो है वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है, अब आगे वॉर नहीं चाहिए अपने को। दूसरा है द लैंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीसेंट्स, जो पीसेंट्स हमेशा अपनी मांग करते थे। क्या मांग करते थे? तो भाई नोबल्स का जो लैंड है वो हमें दे दो, ठीक है, क्योंकि हमें कल्टीवेशन करना है। और वो वहां पे जब नोबल्स के पास होता था वो हमसे कल्टीवेशन करवाते तो वो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन में करना पड़ता था, ठीक है। तो लैंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीसेंट्स। अब जार के अंडर में तो लैंड है नहीं, क्लर्जी पीपल्स के अंडर में तो लैंड है नहीं, तो क्या हुआ, अब पूरा जो लैंड है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अकॉर्डिंग टू अप्रैल थीसिस, अकॉर्डिंग टू लेनिन, पूरा का पूरा जो लैंड है वो ट्रांसफर हो जाए पीसेंट्स के नाम, ठीक है। अब तीसरा, बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, जितनी भी बैंक्स है उसको आप नेशनलाइज कर दो, ठीक है, मतलब अंडर द गवर्नमेंट रूल, ठीक है। अब चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो व्लादिमीर लेनिन ने मतलब ये सोच के रखा था कि जब कभी भी ये बोल्शेविक पार्टी जब कभी भी पावर में आए तो सबसे पहले उसका नाम चेंज किया जाए फ्रॉम बोल्शेविक पार्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, क्लियर। अब देखो धीरे धीरे शेप ले रहा है पूरा। अब ये तो सब हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। यहाँ पे देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, पर यहाँ पे मेंशेविक का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, बोल्शेविक का इंपॉर्टेंस नहीं था अभी तक, ठीक है। अब बोल्शेविक को अपना इंपॉर्टेंस देना था, ठीक है, क्योंकि उनको ही पावर में ले आना था, मेंशेविक को तो निकाल देना था उनको,
क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और बोल्शेविक की आइडियोलॉजी, मतलब व्लादिमीर लेनिन वाज अ लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी एंड मेंशेविक पार्टी का तो कोई लीडर ही नहीं था। वो लोग तो पहले ही उन्होंने ऐसा बोला था कि हम तो ओपन पार्टी रखेंगे, ठीक है। सभी लोग, मतलब सभी लोग लीडर भी है, वर्कर भी है, पार्टी मेंबर्स भी है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे लेनिन की थीसिस काम कर रही है। लेनिन ने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की कि ताकि मेंशेविक जो है वो अपने आप यहाँ से हट जाए और बोल्शेविक जो है वो ओवर पावर करके उसको अपनी पार्टी बना ले और पूरा जो गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ में ले ले। तो सबसे पहला हुआ वर्कर्स मूवमेंट। अब वर्कर मूवमेंट हुई यहाँ पे, जितने भी इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने एक समर सीजन में मूवमेंट कर दी, ठीक है। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड व्हिच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑपरेट देयर फैक्ट्रीज। अब एक्चुअली तो जब जार निकल गया और उसके बाद में ये जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो तो सारी प्रोविजनल गवर्नमेंट में आ गई। यस भव्या, कुछ डाउट वाउट वगैरह कुछ? हाँ सर। हाँ बोलो। डाउट नहीं था पर सर मैं फिर बाद में आप अगर आपने फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ उसके ऊपर आपने जो पीपीटी बनाई वो तो हमें मिल सकती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मतलब बनाई नहीं है, पर अगर मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को भेज दूंगा। और ये भी चाहिए अगर आपको तो वो भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। क्या क्या आवाज नहीं आ रहा है? हेलो आ रहा है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। क्योंकि इससे पढ़ना अच्छा लगता है, इससे पॉइंट्स आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो है वो मैंने बहुत ही फिल्टर करके पॉइंट लिए हुए हैं सारे टेक्स्ट बुक में से। मतलब अगर आप वर्कर्स मूवमेंट पढ़ोगे तो टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा है, उसमें से मैंने फिल्टर आउट कर करके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही मैंने एक एक लाइन में लिख दिए है, वन सेंटेंसेस में। कोई नहीं, ये तो आपको भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड which began questioning the way of industrialists operate their factories। अब इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर क्वेश्चनिंग शुरू हो गया। यहाँ पे वर्कर सारे क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। सोल्जर्स कमेटी बन गई। देखो धीरे धीरे आर्मी थी, आर्मी से सोल्जर की कमिटियां बनने लगी, एसोसिएशन बनने लगे यहाँ पे। The power of provisional government was reduced and the Bolshevik influence increased। अब देखो यहाँ पे लोगों को धीरे धीरे, मतलब वो बंदे ने क्या किया, धीरे धीरे बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया और लोगों को यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई कि लोगों को प्रोविजनल गवर्नमेंट पे अपना भरोसा नहीं रहा धीरे धीरे, ठीक है। The provisional government decided to take strong steps against the discontent of the workers। अब ये जो वर्कर्स ने जो डिसकंटेंट हुआ था, वर्कर्स ने ये मूवमेंट किए और क्वेश्चनिंग की, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसके ऑपरेशन पे क्वेश्चन किया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो डिसकंटेंट हुआ। अब डिसकंटेंट हुआ तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने स्टेप लेना चाहा कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कि ये सारे लोग हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ में बोल रहे हैं, ठीक है। In July 1917, popular demonstrators of the Bolsheviks were restrained। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे, पहले तो पीछे से वार कर रहे थे, अभी धीरे धीरे आगे आ गए, डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, ठीक है, एजिटेशन करने लगे, प्रोसेशंस निकालने लगे बोल्शेविक के लीडर्स। अब जितने भी बोल्शेविक के मेंबर्स थे और लीडर्स थे, इंक्लूडिंग लीडर्स, वो डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन जुलाई 1917 में हो रहा था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, मतलब कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने उनको रेस्ट्रेन किया कि भाई चलो यहाँ से निकलो, आपको नहीं करना ये सब डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, ये क्या हो रहा है, ठीक है। In the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders demanded for a redistribution of land for which land committees were formed। ठीक है, अब तो लैंड कमेटी फॉर्म हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई जितने भी जार के पास लैंड है, जितने भी क्लर्जी के पास लैंड है, जितने भी नोबल्स के पास लैंड है, तो वो सारे के सारे जो लैंड है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या बोला था, पीसेंट्स को दे दो। तो अभी ये पीसेंट सारे आके खड़े हो गए कि भाई आपका जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो तो प्रॉपर अमाउंट में हो ही नहीं रहा, किसी लोगों को ज्यादा मिल रहा है, किसी लोगों को कम मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब दिस इज नॉट द वे, आप वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू करो लैंड का, ठीक है। पीसेंट्स वर एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। अब देखो पीसेंट्स को आग लगाने वाला कौन था, वो बोल्शेविक वाले लोग, ठीक है, उन्होंने आग लगाई और ये लोग आ गए यहाँ पे। पर सर वो तो उनके खिलाफ नहीं थे। खिलाफ थे, पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है ना कि जब आपको कुछ चाहिए, यू आर डेस्परेट फॉर समथिंग and someone is telling you
कि आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, मैं आप कर दूंगा आपके लिए, मुझे बना हाँ, तो चिंगारी भड़काते हैं लोग, और जैसे ही चिंगारी भड़काएंगे तो आप उनके साथ बैठ जाओगे, ठीक है। तो यही चीज पीसेंट्स के साथ हुई। अब इन लोगों ने क्या किया, लैंड सीज करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लैंड सीज कर लिए। जुलाई सितंबर 1917 में पूरा सीजर ही चल रहा था लैंड का, ठीक है। अब आता है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 17, मतलब कि बोल्शेविक ने जो चाहा था वो करके ही रहे वो, ठीक है। और फाइनली अब उनको तो कुर्सी दिख रही थी, और सारे लोगों को ऐसा था कि बोल्शेविक लीडर जो है अपना, वो जो व्लादिमीर लेनिन जो है, वो बहुत ही बढ़िया आदमी है। अरे बाप रे बाप, कितना ख्याल रखता है हमारा, मतलब छोटे से छोटे लोगों का ख्याल रखता है, पीसेंट्स लोगों का भी ख्याल रखता है, वो तो आगे पता चलेगा कितना ख्याल रखते हैं। इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ग्रू बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स। यहाँ पे देखो, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स दोनों आमने सामने आ गए, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स दोनों आमने सामने। Due to this conflict, Lenin feared that the provisional government would set a dictatorship. अब यहाँ पे देखो, लेनिन जो ये सारी चीजें देख रहा था, उसने क्या देखा कि अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट अब यहाँ से आगे बढ़ी तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, वो एक ना एक दिन डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी, मतलब दे विल बिकम द डिक्टेटर ऑफ रशिया। तो ये तो उसको होने ही नहीं देना था, अगर वो डिक्टेटर बन गए तो ये भाई मतलब तालियां बजाते रह जाएंगे, ठीक है। तो इन सितंबर ही बिगन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अभी इसने भाई ने क्या किया, रिवोल्ट, एक नया रिवोल्ट, अपराइजिंग, चलो प्लान करते हैं बैठ के, किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने। कौन सी गवर्नमेंट, मेंशेविक वाली प्रोविजनल गवर्नमेंट। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन यूनाइटेड, किन किन लोगों को इसने यूनाइट किया, अपनी आर्मी बनाई, सबसे पहले जो आर्मी थी वो, फिर सोवियट्स जो डूमा लेजिस्लेटिव में बैठते थे, कौन, जो जार के सपोर्टर्स थे उनको बुलाया यहाँ पे, फिर फैक्ट्रीज में से जो भी वर्कर्स थे उनको बुलाया, साथों साथ पीसेंट्स को भी बुलाया, ठीक है। और एक मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ, किनको लीडरशिप दी, लियोन ट्रोट्स्की, फॉर सीजिंग द पावर। क्या पावर, कौन सा पावर, मेंशेविक वाला पावर। भाई कुछ भी करो, मिलिट्री एक ऑपरेशन चलाओ और इनको उखाड़ फेंको यहाँ से मेंशेविक को, और हमें पावर चाहिए, हम पावर पे बैठ जाएंगे। As the uprising began on 24th October 1917, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, उस टाइम पे मेंशेविक के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो केरेंस्की थे, भाई उनकी तो फटी, अभी तो ये तो बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है और भाई मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो वो भाग गए वहां से, और भागते भागते उन्होंने समन्स दिया अपने ट्रूप्स को कि भाई ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को संभालो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम मुंह क्या देख रहे हो मेरा, संभालो, ये लोग लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे सामने। In the evening, loyal military men of government captured the building of two Bolshevik newspapers. अब ये बोल्शेविक लोग जो है वो लोग जो बोल्शेविक लोग जो न्यूज़पेपर्स बनाते थे, जिससे ये अपराइजिंग हुआ। मतलब देखो, कोई भी अपराइजिंग, कोई भी रिवोल्ट जो है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसको पहले आग मतलब लगाई जाती है, मतलब लोगों को पहले उकसाया जाता है। तो लोगों को उकसाते कैसे हैं, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, ठीक है, ये सारी चीजें बना के लोगों को भेजी जाती है, ठीक है। और लोग मतलब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनको गुस्सा आता है, जुस्सा भी आता है साथ में कि नहीं हमें कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। अपना जब इंडिया की हिस्ट्री है तो इंडिया की हिस्ट्री में यही सारी चीजें थी कि जितने भी अच्छे अच्छे रिवॉल्यूशनरीज थे हमारे यहाँ पे, जैसे कि सर मतलब वो उनको मजबूर कर देते थे। एग्जैक्टली उनको डाला जाता था, दिमाग में डाला जाता था कि आपके साथ खराब हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, आपके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है, आप आवाज उठाओ उसके सामने। तो ये चीज अगर किसी के दिमाग में फिट किया जाए तो क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में बातें घूमने लगेगी। हम लोग ऐसे देखते हैं टीवी पे फेयर एंड लवली की ऐड आ रही है, एक बार आएगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, चौथी बार, पूरे दिन में 50-50, 100 बार दिखाई देगी ऐड, ठीक है। एट लास्ट दूसरे दिन अपने को तो होगा ही, साली ये क्रीम जो है वो लानी ही है, इससे गोरा होता है, ठीक है। तो यही चीज जो है वो प्रिंट मीडिया करती है, दिस इज प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दो टाइप की मीडिया होती है। वो क्या करती है, हमारा ब्रेन वॉश करती है, वही काम होता है ब्रेन वॉश करना, ठीक है। तो क्या हुआ, केरेंस्की ने ऑर्डर दे दिया, और जो केरेंस्की की जो लॉयल मिलिट्री थी उसने क्या किया,
पब्लिक बिल्ड जो इनका जो न्यूज़पेपर वाला जो बिल्डिंग थे 2 बोल्शेविक के, वो कैप्चर कर लिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ट्रूप्स वेर सेंट टू कैप्चर टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक ऑफिसेस। अब इनकी जो टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक ऑफिसेस थी वो भी इन्होंने कैप्चर कर ली। एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, उनको बोल दिया विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करना है भाई, देखो इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अगर सही सलामत है तो हमारी गवर्नमेंट भी सही सलामत है, तो विंटर पैलेस को आप प्रोटेक्ट करो। अब इन रिटर्न आप कुछ कर रहे हैं तो सामने से आपको कुछ रिवॉर्ड तो मिलेगा ना, ठीक है। हम लोग बॉम्ब फेंकेंगे पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान तो कुछ करेगा ना, वैसे चुप तो नहीं बैठ जाएगा, ठीक है। तो इन रिटर्न मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी जो बोल्शेविक वालों ने बनाई थी, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिसेस को कैप्चर करना शुरू कर दिया, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में मिनिस्टर्स बैठते थे वो मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दिया। अब बताओ क्या करोगे आप, अगर आप ये करते हो तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। द शिप ऑरोरा प्रोटेक्टेड द विंटर प्लेस, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट है, उनके पास तो सारे पावर्स होते हैं, ऑरोरा शिप को खड़ी कर दी। अभी वो क्रूजर, अभी तो म्यूजियम बना हुआ है ऑरोरा का, अगर आप रशिया जाओ तो देखना 1970 में यही एक शिप थी जिन्होंने प्रोटेक्ट किया था विंटर प्लेस को। तो ऑरोरा जो है उसको वहां पे लगा दिया काम पे, ठीक है। अदर वेसल्स सेल डाउन द रिवर नीवा एंड टुक ओवर, एक्चुअली ये नीवा नहीं नेवका है, पर तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नीवा लिखा हुआ है तो अपने नीवा लिखेंगे, तो नीवा एंड टुक ओवर द डिफरेंट मिलिट्री पॉइंट्स, और बाकी मिलिट्री को अपने पॉइंट्स लेने के लिए बोल दिया, अभी अपने पॉइंट्स ले लो, ये यहाँ पे बस युद्ध होने वाला है। The revolution ended with all Russian Congress of Soviets in Petrograd approving the Bolshevik action. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, रिवॉल्यूशन तो एंड हो गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डाउन हो गई। तो लोगों ने ऐसा बोला कि भाई बोल्शेविक वालों ने जो एक्शन की थी वो सही की थी, क्योंकि आप तो यू आर नॉट कैपेबल टू रन द गवर्नेंस ऑफ रशिया, ठीक है। आपने तो बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि मतलब कि बहुत सारे लोग जो है रशियन, उनको मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, तो आप एक काम करिए, आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए और बोल्शेविक वालों को दे दीजिए, ठीक है। अब उस टाइम पे इन्होंने क्या क्या कैप्चर किया था, तो यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले यहाँ पे मॉस्को कैप्चर किया था ये वाला, और ये पेट्रोग्रेड कैप्चर किया था, ठीक है। तो ये पूरा जो रेड वाला जो हिस्सा है वो पूरा बोल्शेविक वालों का है, किसका है, बोल्शेविक वालों का, ये पूरा पहले मेंशेविक के पास था, अब ये बोल्शेविक ने कैप्चर कर लिया। देयर वाज अ हेवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। अब बोल्शेविक ने सारा कैप्चर कर लिया, वो क्या क्या, मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। अब नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट के आने से पहले कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब व्लादिमीर भाई साहब ने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, कौन से रिफॉर्म्स लेके आए, द बोल्शेविक्स नेशनलाइज्ड द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज। अब बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज जो है उनको नेशनलाइज कर दिया इन नवंबर 1917, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ही होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जो बोलेगी वैसा ही होगा। तो सर वो तो पहले से नेशनलाइज हो गया था बैंक तो। हाँ, सिर्फ बैंक्स नेशनलाइज हुई, यहाँ पे इन्होंने बैंक्स और इंडस्ट्रीज दोनों ही नेशनलाइज कर दिए, ठीक है। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ लैंड एज अ सोशल प्रॉपर्टी, वो एक सोशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, सभी की प्रॉपर्टी है, एंड अलाउड पीसेंट्स टू रिकैप्चर, वापिस से आप रिकैप्चर कर लो, ठीक है। लैंड ऑफ नोबल्स क्लर्जी एंड द जार क्लर्जी और नोबल्स के जितने भी लैंड है वापिस से आप कैप्चर कर लो। बैंड ओल्ड टाइटल्स, जितने भी ओल्ड टाइटल्स थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो इनइक्वालिटी प्रिवेल होती थी, जिससे कि भाई जिसको सर बोलते थे या मैडम बोलते थे या वो बोलते थे या जो भी XYZ जो भी एरिस्टोक्रेटिक वो टाइटल्स देते थे, वो टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया कि ये बस ये सब बंद कर दो, ठीक है। एंड पार्टीशन ऑफ बिग हाउसेस, जितने भी बड़े बड़े हाउसेस, मतलब अगर वो राजा है तो वो 4 स्टोरी में रहेगा, अगर वो रानी है तो वो यहाँ पे रहेगी, अगर वो मतलब कि एडमिन वाला है तो फिर वो यहाँ रहेगा, अगर वो कॉमन पीपल है तो वो नीचे रहेगा, मतलब ये भी नहीं चाहिए हमको, ये कोई पार्टीशन चाहिए ही नहीं, ये सब निकाल दो, ठीक है। न्यू रिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द सोवियत हेड, सॉरी न्यू यूनिफॉर्म्स, नए यूनिफॉर्म्स बनाए गए, ठीक है। और साथ साथ में ऑफिशियल्स और आर्मी दोनों के, और साथ साथ में एक नई हैट बनेगी जिसको बोलते थे सोवियत हैट, टोपी। बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड एज, आफ्टर ऑल जो उसको करना था वो उसने कर दिया, क्या, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके उसने क्या किया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, पावर में आ गई रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन वेर कंडक्टेड टू कंस्टिट्यूट
to the Constituent Assembly in November 1917, but they failed gain majority. Election held हुए Constituent Assembly बनाने के लिए, पर फेल हो गया। क्यों? मेजोरिटी ही नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि नए लीडर है, नए लीडर को कौन मेजोरिटी देगा? पता ही नहीं है व्लादिमीर लेनिन कैसा आदमी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, बंदा क्या सोचता है, किसी को पता नहीं है, कौन उसको मेजोरिटी देगा? ठीक है। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures. सब लोगों ने ना बोल दिया, भाई बोल्शेविक जो मेजर्स अभी उन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स दिए हैं हमको नहीं पसंद है, भाई हमको नहीं लेना है। ठीक है, लेनिन डिसमिस द असेंबली, और लेनिन ने क्या किया? ठीक है, नहीं लेना है तो असेंबली डिसमिस, चले जाओ। ठीक है। इन मार्च 1918, बोल्शेविक्स एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद जर्मनी। अब समझो कि अगर मेजोरिटी गेन करनी हो तो कुछ ऐसा काम करो कि मेजोरिटी लोग आपके पास आए। ठीक है, तो जिसके साथ टाई होती है, जो हमें परेशान करता रहता है, तो वो परेशानी अगर बंद हो जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक सपोर्ट करने लगेगी। ठीक है, तो इसने क्या किया? सबसे पहला मेजर व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया कि जर्मनी के साथ ट्रीटी कर ली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद करो, जर्मनी सामने था। ठीक है, तो जर्मनी के साथ ट्रीटी हो गई, मतलब जर्मन्स जो हैं वो तो पहले से ही एसोसिएटेड थे रशियंस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जर्मनी सामने चला गया था, रशिया इस साइड आ गया था, दोनों के बीच में वॉर चल रही थी, रशिया हार गया था। ठीक है, जर्मनी के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई? जर्मनी के साथ बोल्शेविक्स ने टाई कर ली, मतलब ट्रीटी कर ली, और वॉर जो है जर्मनी के साथ एंड हो गई। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई कि लोगों को मतलब अच्छा लगा कि ये बंदा अच्छा है। इसने क्या किया? जर्मनी के साथ जो वो वॉर कंडीशन थी वो खत्म कर दी इसने, एक ट्रीटी साइन करके। तो लोगों को मतलब विश्वास बैठने लगा कि नहीं, बंदा अच्छा है, बंदा कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा देश के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। Now the Bolsheviks became the only party to participate in the election and they won the election. Finally ये जो मूव था जर्मनी वाला वो काम कर गया, और एक ही इकलौती पार्टी बन गई जो फाइनली इलेक्शन जीत गई मेजोरिटी के साथ। रशिया became a one party state and trade unions are kept under party control. और जितने भी ट्रेड यूनियंस बने थे उसको वो पार्टी ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, those who criticized Bolsheviks, अब जो लोग थे, अब क्रिटिसिज्म तो होगी, या नरेंद्र मोदी सीट पे बैठा है तो राहुल गांधी ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको सीट नहीं मिली, नरेंद्र मोदी को मिली है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म तो हो गई। तो those who criticized Bolsheviks, हमारे नरेंद्र मोदी बेचारे अच्छे हैं तो वो ऐसे कुछ स्टेप्स नहीं लेते हैं, शांत आत्मा है। ठीक है, और ये बंदा मतलब ये बंदे तो शांत तो थे ही नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया? बोल्शेविक्स ने जो भी लोग क्रिटिसाइज करते थे उनको पनिशमेंट दिया गया। किसके भरोसे? सीक्रेट पुलिस। सीक्रेट पुलिस बनाई गई। पुलिस क्यों लिखा है? पकड़ पुलिस लिखा उधर क्या? सीक्रेट पुलिस क्यों लिखा है? वो उनको पता। सीक्रेट पुलिस ने जासूसी करने के लिए। हाँ, सीक्रेट पुलिस ने उनको पकड़ के पनिशमेंट दे दिया। Many young writers and artists opposed the party because it stood for socialism and change. अब जितने भी यंग आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी अपोज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो धीरे धीरे सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे, मतलब जहाँ पे कोई भी बंदे को फ्रीडम नहीं मिलती है, कोई भी सिटीजन को फ्रीडम नहीं मिलती, और ये तो पूरा चेंज करना जा रहे हैं। ठीक है, जो उनको पहले थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलती थी प्रोविजनल गवर्नमेंट में, ये भी कैंसिल हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो सोशलिज्म एंड चेंज हुआ, तो उसके वजह से सारे यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट जो हैं वो भी अपोज करने लगे। After October 1917, many Bolshevik followers disappointed by the way of party function. अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आई कि पहले तो लेनिन सबको अच्छा लगता था, अरे बंदा बहुत अच्छा है, मतलब जर्मनी के साथ तो ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। ठीक है, और फाइनली जब पार्टी पावर में आई उसके बाद में बंदे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो काफी सारे जो बोल्शेविक के भी फॉलोवर्स थे तो वो भी डिसअपॉइंट हो गए, मतलब कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये पार्टी कर क्या रही है। सपने कुछ और दिखा रही थी, आपको पानी मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे तो सबको भर भर के इम्प्रिजनमेंट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी वायदे किए थे वो वादे कुछ पूरे हुए ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और पार्टी तो माल फंक्शन हो गई है। ठीक है, फाइनली
द स्टेज केम और सिविल वॉर हुई, सिविलियंस और जो गवर्नमेंट पावर पे थी उनके बीच में। द डिसीजन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बाय बोल्शेविक कॉज्ड ब्रेकअप ऑफ आर्मी। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑर्डर दिया था उस टाइम पे बोल्शेविक्स ने, उसके वजह से पूरी आर्मी जो थी वो ब्रेकअप हो गई। क्लैशेस बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ ज़ार्स, लिबरल्स एंड बोल्शेविक सोल्जर्स स्टार्टेड। मतलब एक साइड आएंगे, अब देखो एक साइड आएंगे जार के लोग, जार के सपोर्टर्स, फिर लिबरल्स और उसके साथ साथ में प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले, और एक उसके सामने अकेला बोल्शेविक पार्टी जो पावर पे है, ठीक है। द प्रो जारिस्ट उसको बोलते थे व्हाइट, फिर एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी उसको बोलते थे ग्रीन। अब व्हाइट और ग्रीन साथ में है, फॉट अ सिविल वॉर विथ बोल्शेविक मतलब कि रेड। एक साइड व्हाइट है, एक साइड ग्रीन है और उसके सामने है रेड, ठीक है। अब ये सब वापस से सिविलियंस वॉर पे आ गए। द प्रो जारिस्ट्स एंड सोशलिस्ट वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच। अब देखो ये जो जार वाले लोग थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले लोग थे, उनको सपोर्ट किसका मिला? फ्रेंच की आर्मी का मिला, अमेरिकन आर्मी का मिला, ब्रिटिश आर्मी का मिला, जापानीज आर्मी का मिला, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि जब कभी भी घर में झगड़ा होता है ना, तो आस पड़ोस वाले ना बहुत मजे करते हैं। ये आस पड़ोस वाले, ये फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज, उनको तो ऐसा ही होता है कि रशिया को तोड़ो, ठीक है, इसलिए ये लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, अरे करो करो सामने, ठीक है। तो इनको फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स का सपोर्ट मिल गया। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द व्हाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीसेंट्स हु सीज्ड देयर लैंड। अब इनके अंदर कुछ पीसेंट्स ऐसे भी थे जो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे, और बोल्शेविक के कहने पे इन लोगों ने लैंड सीज किया था, हमने आगे देखा था वो रिफॉर्म्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो जारिस्ट वाली जो कम्युनिटी थी, जो सामने वाली जो व्हाइट और ग्रीन वाली, उनमें से कुछ लोग जो थे वो ऐसे मतलब कि ताक में रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाले थे, जो लोग थे जिनकी लैंड जो है वो सीज हो गई थी पीसेंट्स द्वारा, ठीक है। तो वो ताक में बैठे थे कि जब कभी भी हाथ में मिलेंगे ना कुछ अपने इसको तो करेंगे। तो जिन्होंने पीसेंट्स, जिन पीसेंट्स ने उनकी लैंड कब्जे कर ली थी, ठीक है, सीज कर ली थी, उनको पकड़ पकड़ के ये लोग मारने लगे। तो पकड़ो उसको, यही था मेरा लैंड सीज करने वाला, ठीक है। द बोल्शेविक्स with the help of non-Russian nationalists and Jedidites tried to control power by January 1920। अब देखो, अब ये लोग जो व्हाइट एंड ग्रीन्स थे वो फ्रेंच आर्मी को लेके आए, अमेरिकन आर्मी को लेके आए, ब्रिटिश आर्मी को लेके आए, जापानीज आर्मी को लेके आए, और खुद की भी आर्मी थी। तो बोल्शेविक लोग बोलते हैं भाई तुम लोग बाहर के लोग लेके आते हो तो फिर मैं भी गुंडा हूँ, मैं भी बाहर के लोग लेके आऊंगा मारने, ठीक है। तो ये लोग कहाँ से, कौन से नॉन रशियंस को उठा के लेके आए, और साथ साथ में जडीदिस जो मुस्लिम यूनियन था, ठीक है, आउटस्कर्ट्स में, रशिया के आउटस्कर्ट्स में जो मुस्लिम यूनियन था, उनको पकड़ के लेके आए। वो बोला लड़ो इनके सामने, बताओ इनकी औकात बताओ, ठीक है। अब ये लोग लड़ने लगे बाय जनवरी 1920। In 1922, most non-Russian nationalists were given political rights in USSR created by Bolshevik। अब देखो लड़ाई हुई, बेल्शेविक वाले ग्रुप, ठीक है, और यहाँ बोल्शेविक वाले ग्रुप। ये लोग भी बाहर के गुंडे लेके आए थे, ये भी बाहर के गुंडे लेके आए थे। तो ये जो बाहर के गुंडे ये वाले थे ना, वो इनके ऊपर हावी पड़ गए। बोल्शेविक वाले जो लोग हैं इनके ऊपर हावी पड़ गए, इनको खत्म कर दिया। पर ये जो गुंडे बाहर से आए थे ना, तो बोल्शेविक वालों ने क्या किया कि ये बाहर के गुंडे हैं ना, उनको अपने घर में पनाह दे दी और उनको बोल दिया कि आज से तुम लोग रशियन नेशनलिस्ट हो, नॉन रशियन नहीं हो, रशियन हो, ठीक है। पता चला, एक तो वो 3 मिलियन आगे से ही पड़े हैं बेचारे रेफ्यूजी, और ये लेके आए नॉन रशियन को, ठीक है। USSR as a state was created from Russian Empire on December 1922। अब पहले बोला जाता था रशियन एम्पायर, अब बोला जाएगा अभी USSR। 1922 दिसंबर 1922 में उसका नाम हो गया ऑफिशियली USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक ऐसे नाम का ही था, वो कोई रिपब्लिक नहीं था यहाँ पे, ओके। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब देखो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ,
बोल्शेविक लोग पावर में आए, व्लादिमीर लेनिन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है पर हम लोग मानते हैं व्लादिमीर लेनिन जो था वो लीडर बन गया और उसने कुछ सोशल चेंज लेके आए। बोल्शेविक लोग सोशल चेंज लेके आए। क्या सोशल चेंज था? तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक अगेंस्ट एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। अब हमने पहले पढ़ा था 1917 में क्या हुआ था, बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज किया था, तो उसको तो ऐसे ही रहने दिया। दे परमिटेड पीसेंट्स टू कल्टिवेट द कैप्चर्ड लैंड, वापिस से जो कैप्चर किया था तो उनके ऊपर पीसेंट्स को परमिशन दे दी कि आप वापिस अपना काम शुरू कर दो, ठीक है, कलेक्टिव वर्क करना, सब लड़ना मत अंदर अंदर, सब एक साथ करना, ठीक है, काम शांति से। फिर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पे देखो नया कुछ आया, 5 ईयर प्लान लेके आए, मतलब 5 साल के अंदर जो भी वो लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है, वो 5 साल के पहले ही वो लोग बता देते, उसको बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें मेंशन होती है कि नरेंद्र मोदी अभी आया है 2014 से लेकर 2019 तक, तो ये 2014 से 2014 से 2019, ठीक है, 2014 से 2019 तक क्या क्या वो करेंगे काम, ठीक है, तो वो सारी चीजें पहले से मेंशन होती है और वही चीज जो है वो 5 ईयर प्लान में वो लोग देते हैं कि पॉवर्टी जो है वो इतनी है तो हम कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है तो फिर वो हम ज्यादा है तो फिर उसको हम कम करेंगे, फिर जो पुअर फार्मर्स है उनको अगर सीज या एग्रीकल्चर सप्लाईज नहीं मिलता है तो उनको हम ये दे देंगे, फिर एजुकेशन जो हमारा है वो बहुत ही लो हो गया है तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है उसका डिस्कशन वो लोग 5 ईयर प्लान में करते हैं। तो हर साल 5 साल 5 ईयर प्लान आता है, ठीक है, हमारे इंडिया में भी यही है 5 ईयर प्लान। तो द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी थी उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, पहले दो जो प्लान थे फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, उसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट जो है सारी कमोडिटीज के प्राइस जो है वो फिक्स कर देंगे, जहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो भी कमोडिटी आती है या गुड्स आते हैं तो उसकी प्राइसेस फिक्स है, ठीक है, मतलब अगर कम प्राइस रखेंगे और फिक्स रेट रखेंगे तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कि हाँ भाई चलो यहाँ से तो हमको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है सारी चीजें, तो चलो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इतना अच्छा प्लानिंग किया था बंदे ने कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने लगी, ठीक है। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, नई नई सिटीज जो है उसके अंदर में कंस्ट्रक्शन हो रहा था फैक्ट्री का, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया रशिया के अंदर, पहले तो सिर्फ मॉस्को सिटी में था, अभी तो पूरे रशिया में होने लगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 एंड 1933। अब 1929 और 1933 के अंदर 100% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, वाह अरे वाह, लोग तो सपोर्ट करने लगे। और क्या क्या चीज का प्रोडक्शन होता था, ऑयल, कोल एंड स्टील, ठीक है, ये चीज तीनों चीज बहुत ही यूटिलाइजेशन में थी, ठीक है। अब जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बेचारों की बहुत खराब थी, ठीक है, तो वो जो कंडीशन थी वर्कर्स की उनको थोड़ा सा एग्जैगरेट करने, ये थोड़ा सा अच्छा करने के लिए यहाँ पे ये भी स्टेप्स लिए इन्होंने टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो कौन से स्टेप थे, तो एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, मतलब 12वीं के बाद कॉलेज भी होती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम। तो उसका अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया, फैक्ट्री वर्कर्स के जितने लोग थे या पीसेंट्स के लोग थे जो ज्यादा नहीं पढ़ते थे तो उनको एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम दे दिया कि चलो भाई आप और पढ़ो और आगे बढ़ो, और यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन देना है, मतलब चाहिए, तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। अब वर्कर्स को तो बहुत ही मतलब गुस्सा आ गया। फिर डे बोर्डिंग स्कूल्स, डे बोर्डिंग बनाई, एस्टेब्लिश की, कहाँ पे, फैक्ट्री के एरियाज के अंदर, ताकि जो वुमेन वर्कर्स थी वो अपने बच्चों को वहां बिठा सके, जब तक वो काम करे तब तक बच्चा पढ़े, जब घर जाने का टाइम हो तो बच्चा को लेकर करके चली जाए, ठीक है। चीप पब्लिक हेल्थ केयर, अब ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, फिर दूसरा पब्लिक हेल्थ केयर मोस्ट इंपोर्टेंट है, और तीसरा पैसा हम कमाते हैं वो वेजेस, ठीक है। तो ये जो दो या तीन चीज की जरूरत होती है वही तो यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो इनको कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो चीप पब्लिक हेल्थ केयर मिलने लगी, was provided and living quarters were made। अच्छा चलो शेल्टर भी दे दिया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर तो दी, साथ साथ में शेल्टर भी दे दिया, घर भी दे दिया अच्छा सा, वो भी फैक्ट्री के एरियाज में, क्वार्टर में, ठीक है। However, the effect of all these measures were uneven as government गवर्नमेंट को लॉस नहीं हुआ, क्या सर गवर्नमेंट को लॉस नहीं हुआ मनी का? नहीं, एक्चुअली ये था
मनी का लॉस नहीं हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियल इतना डेवलपमेंट हो सारा रहा था। बनाया पर फिर money- पर एक्चुअली क्या था कि ये सारी जगह पे अनइवन था, मतलब सब जगह पे इक्वल नहीं था। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे सब कुछ मिलता था। जैसे कि पूरे भारत के अंदर गुजरात में सबसे ज्यादा बोलते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से पूरे भारत के अंदर में से गुजरात में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, बाकी सारे देश ऐसे ही बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे भी। जितने रिसोर्सेस थे उतने सारे गुजरात में डाल दिए, बाकी सारे नेशन जो है वो ऐसे के थरे ही बैठे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज मेजर्स आर अनइवन, सब जगह पे अनइवन था क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, उनके पास इतना पैसा था नहीं, तो कुछ लोगों को देते थे, कुछ लोगों को नहीं देते थे, बात खत्म। ठीक है, अब एक नया चेंज आया। क्या नया चेंज आया कि भाई वो जो लेनिन भाई साहब थे वो तो गुजर गए, लेनिन भाई साहब थे वो गुजर गए, खत्म हो गई उनका तो एरा खत्म हो गया पूरा। ठीक है, अब एरा शुरू हुआ नया कलेक्टिवाइजेशन का और स्टेलिनिज्म का। एक नया बंदा आया, किसके जगह पे, लेनिन के जगह पे, नाम है ये जोसेफ स्टेलिन। ठीक है, अब प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ सोवियत रशिया ब्रॉट विथ इट सम डिजास्टर। बहुत ही अच्छा प्लानिंग था पर कुछ ना कुछ तो डिजास्टर होना ही था, कुछ ना कुछ तो होता ही है डिजास्टर। ठीक है, तो डिजास्टर क्या हो गया, तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक नई पॉलिसी आई जो ये भाई साहब लेके आए, जोसेफ स्टेलिन। जोसेफ स्टेलिन बिकेम द लीडर आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इन जनवरी 1924। अब ये बंदे ने आके ही धड़ा धड़ बॉम्ब फोड़ने चालू कर दिए। क्या अच्छे ही बॉम्ब फोड़े थे कि by 1927-28 the towns in Soviet Russia were facing acute problem of grain supply। अब यहाँ पे देखो, वो जब आया बंदा उसी के 3-4 साल के अंदर उनको पता चला कि ये ग्रेन की सप्लाई में ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। मतलब या तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, या तो प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं पे वो लॉबिंग हो रहा है। लॉबिंग का मतलब जानते हो ना, जो इंडिया के अंदर हो चुका है एक बार ऑनियंस का, जिसके वजह से ऑनियंस की प्राइस जो है वो 80 रुपीज पर केजी हो गई थी, 90 रुपीज 100 रुपीज पर केजी हो गया था। ठीक है, और लॉबिंग के बारे में मैं बाद में समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो कि सोवियत रशिया जो है उसके अंदर जो एसेंशियल गुड्स है, मतलब कि ग्रेन्स है, उसके सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई, उसके सप्लाई में शॉर्टेज आ गई। मतलब ये तो चेक करना पड़ेगा, या तो एक्चुअल में सप्लाई में प्रॉब्लम है या तो फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ गई है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, तो दूसरा कोई रीजन होगा। तो ये रीजन को चेक करने के लिए अपने गवर्नमेंट को आदमियों को अपनी गवर्नमेंट के आदमियों को उन्होंने भेजा। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। अब इन्होंने ये जो एक्यूट प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ये स्टेलिन की गवर्नमेंट ने क्या की, गवर्नमेंट ने जो ग्रेन थे उसके प्राइसेस जो है वो फिक्स कर दिए कि इतने ही प्राइस में आपको ग्रेन बेचना है। सबसे पहला मेजर लॉबिंग का। अगर लॉबिंग को खत्म करना, लॉबिंग मतलब समझ ही लो कि सपोज मेरे पास ब्लैक मनी है, बहुत सारे ढेर सारे पैसे, और मुझे आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना है मार्केट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मेरे सारे जो ब्लैक मनी है वो जो भी एसेंशियल कमोडिटी है उसके पीछे लगा दूंगा मैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऑनियंस जो है वो, उसको ऑनियंस को हम बोलते हैं कि गरीबों का वो एसेंशियल है। जो गरीब लोग होते हैं उनको भी वो ऑनियन जो है वो 10-20 रुपए में अगर ले ले तो वो पूरा दिन चला लेते हैं ऑनियन से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, तो मैं ये लॉबिंग का रास्ता अपनाऊंगा। क्या करूंगा, पैसे हैं मेरे पास, मैंने जितना भी ऑनियन का प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर हुआ है वो सारा का सारा मैं परचेज कर दूंगा। उसको परचेज करके मैं अपने वेयर हाउस में रख दूंगा अंदर। मतलब क्या हुआ, मार्केट के अंदर जितने ऑनियंस आने वाले थे वो आने से पहले ही मैंने उठा लिया, उठा के मैंने अपने वेयर हाउस में रख दिया। ठीक है, अब मार्केट के अंदर शॉर्टेज शुरू हुई, ऑनियंस तो है नहीं, कहीं पे भी ऑनियंस नहीं ऑनियंस मिल रहा, बिगड़ नहीं जाएंगे?
नहीं, कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा ना मैं, ठीक है। अब मार्केट में इतना शॉर्टेज हो गया, 2 महीने तक ऑनियन नहीं बिके, 3 महीने तक नहीं आए, 4 महीने तक नहीं आए, 5 महीने तक नहीं आए, 6 महीने तक नहीं आए। अब मुझे पता चला कि भाई अभी तो मतलब कि लोग आर डेस्परेट, मतलब सब लोगों को डेस्परेट ऐसा है कि कुछ भी करके ऑनियन तो चाहिए ही हमको। तो अब उस टाइम पे मैंने परचेज किया था 10 रुपीज पर केजी। उस टाइम पे मैंने परचेज किया था 10 रुपीज पर केजी का प्राइस, हजारों क्विंटल, हाँ, 10 रुपीज पर केजी का प्राइस, और मैंने अपने वेयर हाउस में रख दिए थे। अब जब मुझे पता चला कि सप्लाई की बहुत शॉर्टेज है, बहुत मतलब 3-4 महीने 6 महीने हो गए हैं, लोग मतलब इतने डेस्परेट है ऑनियन परचेज करने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे से अपना एक लॉट बाहर निकालूंगा। कितने रुपए में पता है? 45 रुपीज पर केजी। यस, 50 अराउंड 50-60 केजीज पर केजी। अब लोग डेस्परेट हैं तो 20 तो रुपए में कुछ भी क्या हो, कितने भी पैसे में खरीदेंगे। एग्जैक्टली, कुछ भी पैसे हो खरीदना ही है क्योंकि हमको चाहिए ही, ठीक है। यही चीज हुई थी हमारे इंडिया के अंदर, और सर करने वाला कौन ऑनियंस था के पता साथ ही हुई थी। है? हाँ, इंडिया के अंदर होती है ना, बहुत सारी बार होती है। कब हुई थी सर? लगभग सर 2020 में ही हुई थी एक बार, ये लॉकडाउन हुआ था ना, 2020 तो फूड की हुई थी, ऐसे ब्रेड्स Yes. की, उसकी सबकी हुई थी। यस, 2020 में हुई थी। और उसके पहले जब नरेंद्र मोदी जैसे ही 2014 में आए, उसके बाद में तुरंत अगले साल ही हुई थी उसको, आई थिंक सो 2015 में या 16 में हुई थी। और वो करने वाला भी कौन था पता है? द ग्रेट अंबानी ब्रदर्स। कौन था सर? द ग्रेट अंबानी ब्रदर्स। सर पता नहीं चला, पर उन दोनों ने ऐसा कैसे किया? रिलायंस फ्रेश को चलाने के लिए। उस टाइम पे रिलायंस फ्रेश नहीं चलता था, और रिलायंस फ्रेश का अच्छे से मार्केटिंग करने के लिए और उनकी जो चीजें हैं वो बिकवाने के लिए इन लोगों ने ये सारी चीजें करी। मतलब हर बार पैसे कमाने का स्वार्थ नहीं होता है, सेल्फिश मोटिव नहीं होता है, दूसरा भी सेल्फिश मोटिव होता है जिसकी वजह से ये लोग ये करते हैं। उन्होंने एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, बहुत सारी बार किया है। ये सबसे पहले ये जियो निकालने के लिए भी उन्होंने यही किया था, लोगों को उल्लू बनाया, 1 साल तक फ्री में यूज करो, और उसके बाद में पता चला कि भाई ये 1 साल खत्म हो गया, उसके बाद में तो 300-400 रुपए लगा दिए एकदम से। एनीवेज वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे अपना। तो पर गवर्नमेंट, नेट क्वालिटी भी अच्छा है सर जियो का। हाँ वो तो है, नेट क्वालिटी अच्छी है, बहुत सारी चीजें अच्छी है। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी चीजें स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट एक ही मेजर कर सकती है कि आपको जो भी ग्रेन्स मिलते हैं मार्केट में उसका प्राइस फिक्स, मतलब गवर्नमेंट जो भी प्राइस बोलेगी वही प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा। समझ लो मेरे पास हजारों क्विंटल का माल है, ठीक है, मैंने 10 रुपए में खरीदा है, और गवर्नमेंट ने अचानक से दूसरे ही दिन पेपर में दे दिया डिक्लेरेशन कि आपको 10 रुपए में ही बेचना है, अगर इससे ज्यादा पे बेचोगे तो इट विल बी पनिशेबल ऑफेंस। तो मेरा तो मतलब अरमानों सारे आशा अरमान जो है वो पानी में मिल गए ना, 35 रुपए में तो बेच ही नहीं सकता हूँ मैं, झक मार के 10 रुपए में भी बेचने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है। तो यही चीज ये स्टेलिन ने की। स्टेलिन ने क्या किया, ग्रेन का जिसका शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज खड़ा किया था इन लोगों ने, खास तौर से लेबरर्स ने, पीसेंट्स ने, ठीक है। पीसेंट्स ने क्यों किया था तो वो आगे आएगा। पीसेंट्स ने जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया था उसके प्राइसेस इसमें फिक्स कर दिए, गवर्नमेंट ने बोल दिया अभी यही फिक्स प्राइस पे बेचना है, ठीक है, सबसे पहला मेजर ये। फिर स्टेलिन बिलीव्ड दैट rich peasants and traders in the countryside were holding stocks। आ गया लॉबिंग, ठीक है। स्टेलिन को क्या लगा कि जो रिच पीसेंट्स है जिनके पास बहुत सारी लैंड है, ठीक है, और ट्रेडर्स हैं जिसके पास से वो लोग माल उठाते हैं, जो ट्रेडर्स पीसेंट्स के पास से माल उठाते हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दोनों ने मिलके स्टॉक्स को होल्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब होल्ड कर लेंगे, बोल देंगे भाई मेरे पास नहीं है, पर एक्चुअली वेयर हाउस में बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, ठीक है। होल्ड करना शुरू कर दिया, और वो क्यों होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनको हायर प्राइस मिले, इसकी वजह से वो लोग होल्ड कर रहे हैं। इट इज इलीगल लॉबिंग, ठीक है। सो स्टेलिन इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ सोवियत एग्रीकल्चर।
अब इन्होंने क्या किया, जो रिच पीसेंट्स थे वो लोग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज करते थे, उसके जगह पे उसने क्या किया, स्टालिन ने ऐसा बोल दिया कि अब जितना भी जो लैंड है जो तुम लोगों के पास है वो सारा गवर्नमेंट का लैंड है, चलो निकालो, जेब से निकालो, लैंड हमारा लैंड है, और तुम लोगों को हमारे लैंड पे, मतलब कि गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पे तुम लोगों को काम करना पड़ेगा कलेक्टिवली। मतलब इतना पोर्शन हीर करेगी, इतना पोर्शन यश करेगा, इतना पोर्शन माही करेगी, इतना पोर्शन काव्य करेगा, इतना पोर्शन निमित करेगा, इतना पोर्शन मयंक करेगा, और कलेक्टिवली सब लोग काम करेंगे। और जैसे ही काम खत्म होता है, प्रोडक्ट मिलती है, आपको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दिस इज द सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। ये था कलेक्टिवाइजेशन। तो सर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्यों नहीं लिया? इंडिया बहुत आगे है ना सबसे। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, रशिया से भी बहुत आगे है ना इंडिया, इसलिए तो वो तो इतने सारे मेजर तो अपने, हम लोग बहुत ही मतलब होशियार हैं, इन लोगों से भी होशियार हैं हम लोग, हमारे पास बहुत ही मतलब ब्रिलियंट माइंडेड पीपल्स हैं। आई सैल्यूट टू इंडिया। तो वो ऐसे काफी सारे मेजर्स ले सकती है, पर वो लेती नहीं है, क्या कर सके, क्योंकि सबका फायदा होता है इसके अंदर, हमारा तुम्हारा हम सबका, इसीलिए ये सारी चीजें नहीं होती हैं। Okay, it brought the great majority of peasants into collective and state farms. State-owned farms और collective farms जो थे, जो गवर्नमेंट के अंडर में चले गए, इनके अंडर में सारे peasants आ गए बेचारे, ये रीच वाले भी आ गए इसके अंदर। In 1928, party members toured the grain producing area, supervised enforced grain collections and raided the kulaks. Kulaks मतलब जो rich peasants थे, जिन्होंने ये लॉबिंग किया था, इलीगल लॉबिंग किया था, इनको भी अपने अंडर में ले लिया। चलो भाई निकालो, ग्रेन निकालो, और तुम लोग भी अभी अपने जितने जितने तुम लोगों के पास जितने भी लैंड है वो भी निकालो, अभी गवर्नमेंट के अंडर भी जाएगा सब कुछ। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन हैंडेड ओवर टू द पीसेंट्स। अब 1917 के बाद जो वो लेनिन ने जो पीसेंट्स को लैंड दे दिए थे, वो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्म्स, अब क्या बोला उन्होंने कि मॉडर्न फार्म्स बनाना है, इसकी वजह से आप लोग तुम्हारे जितने भी जो लैंड्स है तुम्हारे पास पीसेंट्स के पास, वो सारी चीजें हमको दे दो। एंड एस्टैब्लिश अ लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स, स्टेट कंट्रोल्ड फार्म बना दिया बड़ा सा। In 1929, the Communist Party forced all peasants to cultivate in collective farms. Kolkhoz बोला जाता था उसको रशियन लैंग्वेज में। Peasants worked on lands and the profit of the collective farms was shared among them. सारे पीसेंट्स जो है वो वही फार्म के अंदर वर्क करेंगे, और जितना भी जो प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट सबको इक्वल हिस्से में बांटेगी। हीर को इतना हिस्सा मिलेगा, माही को इतना हिस्सा मिलेगा, काव्य को इतना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसने उतना ही काम किया इसलिए उसको इतना ही हिस्सा मिलेगा। ठीक है। Peasants who opposed the collectivization were severely punished and exiled. अब जो लोग इसको मतलब कि कलेक्टिवाइजेशन को, जो स्टालिन की जो पॉलिसी थी उसको अगर अपोज करते हैं तो उसको पनिश किया जाता था, या तो एक्साइल, यहाँ से चले जाओ, चलो पूरी रशिया के बाहर। ठीक है। However, this system did not increase production immediately. मतलब ये सिस्टम अच्छी थी जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है एक्चुअली, पर इससे तुरंत प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे। The bad harvest of 1930 to 33 led to one of the most devastating famines in Soviet history, in which over 4 million died. अब यहाँ पे क्या हुआ, हार्वेस्ट भी बैड हुआ उस किस टाइम पे, 1930 से 33 में। और जैसे ही बैड हार्वेस्ट हुआ, मतलब कि समझो कि फेमाइन सिचुएशन, ड्रॉट सिचुएशन, और वही ड्रॉट सिचुएशन मतलब कि सोवियत हिस्ट्री की सबसे बड़ी बात, ठीक है, जिसमें 4 मिलियन लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन। हालांकि बाद में धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई थी सिचुएशन, प्रोडक्शन भी बढ़ गया था, और धीरे धीरे यही स्टैलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन से आगे बढ़ा वापस। ठीक है। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें तुमको ये बोला गया है कि ये जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसका इम्पैक्ट जो आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज थे उसमें बहुत ही अच्छा था। मतलब कि ये लोग बहुत ही कम समय में कम्युनिज्म को रख के बहुत ही कम समय में वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ भी ले आए थे,
और साथ साथ में कुछ पॉलिसीज उनकी ऐसी थी जिसकी वजह से वो लोग पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट भी लेके आए थे, ठीक है। पर हालांकि इतना पॉपुलर नहीं रहा था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। धीरे 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 रशिया का ही लीडर चेंज हुआ, मिखेल गॉर्बाचेव आया। मतलब ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मिखेल गॉर्बाचेव बिकेम द लीडर ऑफ रशिया। और मिखेल गॉर्बाचेव ने 2 पॉलिसीज दी थी, एक था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। 2 पॉलिसीज दी थी उन्होंने जिसकी वजह से सारे रशियन लोग जो थे वो एकदम फ्री हो गए थे। और यस, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ये 2 पॉलिसीज उन्होंने दी थी। और बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका पूरा इकोनॉमिक रीअरेंजमेंट हुआ और ओपननेस छा गई, मतलब सबको फ्रीडम दे दी मिखेल गॉर्बाचेव ने। और जैसे ही मतलब कि ओपननेस छा गई सब जगह पे, सब लोग फ्रीडम हो गए, धीरे 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 कम्युनिज्म जो है वो कम होता गया, धीरे 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 और कम होता गया और कम होता गया। और फाइनली यूएसएसआर जो था वो टूट गया और इट बिकेम रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन बना और फाइनली रशिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? यस सर। यस सर। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो डाउट। नो सर, नो डाउट। हमारा था एक ही फाइट में सारा डेमोक्रेटिक हो गया इंडिया, इसमें तो 5-6 फाइट करनी पड़ी। नहीं, हमारे इंडिया के अंदर भी काफी सारे रिवॉल्यूशन हुए थे ना। आधे ये सर लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन जितने तो बहुत हाँ, कम थे, इतना उस और सर ये कंपैरिजन में कितना तो बड़ा भाई है। नेक्स्ट लेवल। फ्रेंच में भी ऐसा था, बहुत ज्यादा हुए थे, फिर वापस डिक्टेटरशिप आ गई, इतना सारा किया। यस यस। सो द चैप्टर इज फिनिश्ड। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो फिर मैं आपको भिजवा दूंगा। श्योर सर। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर।